रास्त में हूं आपके साथ आसिफ रशीद। सलाम जेके का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक होता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं और 8:35 से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। इस दौरान, इस 1.5 घंटे के वक्फे के दौरान खबरें आप तक पहुंचती हैं। खेल के मैदान से सियासत और सलामती पर भी गुफ्तगू होती है। कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बड़ी खबरें हैं, अहम तरीन मौज़ूआत हैं, उन पर गुफ्तगू होती है और अपडेट्स आप तक पहुंचती हैं। तो इस प्रोग्राम में आज भी इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे। कोशिश जारी रहेगी कि आप तक हर इलाके की, हर खित्ते की खबर पहुंचे। मौसम से शुरुआत और फॉर्मेट के मुताबिक होते हुए खेल के मैदान से आज सियासी मैदान में काफ़ी आज गहमा गहमी भी आप कह सकते हैं, हलचल काफ़ी ज़्यादा दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर और बैक टू बैक होने वाली मीटिंग्स में क्या कुछ फैसले और आगे की हिकमत अमली तय की गई, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू आगे चलकर करेंगे। आज के प्रोग्राम में सड़क हादसात पे खुसूसन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जहां पर कल हमने आपको बताया था कि फ्रॉडस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। क्यों हम बार बार कह रहे थे कि हुकूमत एडवाइजरीज जारी कर रही हैं। एडवाइजरी सिर्फ इसलिए जारी की जाती हैं कि आप लोग या शहरी जो हैं वो आंखें बंद करके किसी पर भी यकीन करके अपनी जो जमा पूंजी है, पैसा है, वो खर्च ना करें या किसी के भी हाथ में दे दें। और एतमाद जब टूटता है तो फिर लोग रोना शुरू होते हैं। वैसा ही कुछ हुआ है। सबके सामने तस्वीरें हैं, खबर सबके सामने है, लेकिन आज ज़रा थोड़ा और इस मौजू को आगे ले जाएंगे कि कैसे लोगों को होशियार या अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे आगे चलकर। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में अदालत का एक बड़ा फैसला, और ये तमाम उन लोगों के लिए जो सरकारी मुलाजमीन है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति या ज़रूरत से ज़्यादा असासाजात का मामला है, उस पर अदालत की जानिब से इतने सख्त फैसले और सजाएं सुनाई जाती हैं, वो आज आपके सामने किसी तरह का फैसला रखेंगे। और कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से की गई हैं। जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों के अंदर सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा गुज़श्ता 24 घंटों में, और आज इतलात हैं कि सुबह सुबह कई एक इलाकों में फिर से टीमें पहुंची हैं। इस पर आगे चलकर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन ये सब दिखाने और जानने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो आपको बताएंगे। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज के दिन की सबसे पहले बात होगी दिसंबर की। आज 20 तारीख है, बुधवार है, और बुध के दिन की अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अहम तरीन वाकयात या इंसिडेंट्स हैं, जिनमें 1757 का वो वाकया जब आज ही के दिन लॉर्ड क्लाइव को जिम्मेदारी संभाली गई और बंगाल का गवर्नर आज के दिन को बनाया गया। तारीख 20 दिसंबर थी। साल 1942 था। आज ही का दिन था जब जापान के इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए, और ये वही वक्त था जब पूरी दुनिया दूसरी जंग अजीम से गुजर रही थी या ये वक्त चल रहा था। साल 1951 था। ओमान और बरतानिया के दरमियान मुआहिदे के बाद ओमान आज के दिन आज़ाद हुआ। तो भारत की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की जानिब से ओमान को आज यौम आज़ादी पर मुबारकबादी के पैगामात दिए जा रहे हैं। 1780 में बरतानिया ने हॉलैंड, या जिसको डच भी कहा जाता है, इसके खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया। 1780 अंग्रेजी तारीख कैलेंडर के मुताबिक 20 दिसंबर आती है। साल 1924 था। 100 बरस कबल जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की जेल से आज के दिन रिहाई हुई। साल 1955 में इंडियन गोल्फ एसोसिएशन की तश्कील आज के दिन हुई। मुल्क के अंदर गोल्फ अगरचे बाकी हिस्सों के मुकाबले, यूरोप और अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम खेला जाता रहा, लेकिन शुरुआत इसकी आज़ादी के 8 वर्षों के बाद की गई। 1955 में दिसंबर के महीने में मरकज़ ने फैसला लिया कि एक एसोसिएशन तश्कील दी जाएगी जो सारी चीज़ों को मॉनिटर पूरी मुल्क के अंदर करेगी। 2008 में 15 बरस कबल आज ही के दिन हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्कूल गेम्स की मेज़बानी मिली। इसके बाद आगे की तैयारी हुई। खेल मुकाबलों में सबसे बड़ा इवेंट हिंदुस्तान की तारीख में 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी था, लेकिन 2 बरस कबल उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान आज के दिन हुआ 2008 में, जब वर्ल्ड स्कूल गेम्स की मेज़बानी के लिए जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई। और साल 1935 में आज ही के दिन शेख अब्दुल अजीज कासिम, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के रहनुमा, जिनका इंतकाल हुआ, आज उनकी बरसी भी है और फ़लस्तीन में सरकारी तौर छुट्टी का भी ऐलान होता है और तकरीबात भी मुनक़िद की जाती हैं। 1935 में आज के दिन वो इस दुनिया से चल बसे 20 दिसंबर को। यह अहम तरीन वाक़यात थे हिस्ट्री ऑफ द डे में। इसके बाद हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा फेसबुक, यूट्यूब पर वक्फे से नशरियात बराह रास्त अब तक पहुंचती हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सवालात, तजावीज़ या अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से या दीगर कुछ मामलात और मसाइल हैं जो हम डिस्कस करते हैं, उस रिलेटेड आपकी बात होगी तो ज़रूर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सबसे पहले ज़रा, चूँकि मैंने कहा कुछ बुरी खबरें भी हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। शुरुआत ज़रा अच्छी
खबर से करते हैं, कुछ वालिदैन के लिए, नौजवानों के लिए, एसोसिएशन के लिए, खेल से वाबस्ता या फिर क्रिकेट से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अब जो ऑक्शन की कल तक बात हो रही थी वो मुकम्मल हो चुका है और बड़ी खबर ये कि आईपीएल की नीलामी मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 2 खबरें बहुत अच्छी आई हैं। 2 नौजवानों को मौका मिला है। 333 खिलाड़ी फहरिस्त में थे, उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल था और इस दौरान ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक और तेज गेंदबाज राशिक सलाम जो आईपीएल में 5वें सीजन में तीसरी टीम में एक बार फिर से चले गए। हालांकि इस पूरे नीलामी का जो सेशन था, ऑक्शन चलता रहा, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का एक बार फिर से बोलबाला रहा। उन्होंने एक तरह से महफिल लूटी, लेकिन सबसे खास बात जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए या अच्छी बात नौजवानों के लिए पहली तस्वीर आबिद मुश्ताक की, डोडा से इनका ताल्लुक है। नीलामी जब हो रही थी तो राशिक सलाम, अगरचे फ्रेंचाइज की जानिब से ज्यादा कीमत इनको नहीं दी गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि 20 लाख में जहां पर इन 2 खिलाड़ियों को यानी जो एक तरह से अपनी इनकी कीमत थी उसी पर ये चले गए। 333 खिलाड़ियों में जगह बनाना पहली बड़ी बात थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के 9 खिलाड़ी थे। राशिक सलाम ने एक और टीम बदली, जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे या सबसे ज्यादा जो तमाम रिकॉर्ड्स टूटे अब तक 15-16 सीजन के, वो भी एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे कि 2024 में एक तो ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक आईपीएल नीलामी में खरीदे गए, 20 लाख रुपए में उनको फरोख्त किया गया और राशिक सलाम भी इसी कीमत पर गए। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ये तमाम लोग जो नुमाइंदगी करते रहे हैं, एक तो मुनीत सिंह जसरोटिया, बासित बशीर, वसीम बशीर, मुज्तबा यूसुफ और राशिक सलाम डार गेंदबाज हैं, जबकि दिगर 4 खिलाड़ी जिनमें विवरांत शर्मा थे जो एसआरएच के लिए एक मुकाबला खेल चुके हैं, नासिर लोन, आबिद मुश्ताक और शुभम सिंह जो कि ऑलराउंडर हैं, जिन सभी खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज राशिक सलाम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में मिनी नीलामी से कबल रिलीज कर दिया था और इस नीलामी में राशिक सलाम को दिल्ली कैपिटल्स ने बुनियादी जो उनकी कीमत थी 20 लाख रुपए उसमें जगह दी। राशिक सलाम आईपीएल में इससे पहले मुंबई इंडियंस के साथ खेल चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। वहीं स्पिन ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक इस नीलामी में फरोख्त हुए। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने जो उनकी बेस प्राइस थी 20 लाख रुपए उसमें खरीद लिया है। इस साल के आईपीएल में राशिक सलाम, आबिद मुश्ताक के साथ अब्दुल समद और उमरान मलिक भी जम्मू कश्मीर से खेलेंगे, तो ये पहला ऐसा मौका होगा जब 4 खिलाड़ी आपको जो एक्टिव प्लेयर्स नजर आएंगे। अब इनमें से कितनों को मौका मिलेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि प्लेइंग 11 में कितने लोग खेलेंगे, स्क्वाड का हिस्सा तो सारे हैं। ये देखने वाली बात आने वाले दिनों में होगी। मार्च अप्रैल में लगभग 22 मार्च के आसपास और मई के एंड तक आईपीएल 2024 का ये सीजन जाएगा। साथ साथ ये भी बताते चले कि जो हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे या जो फॉरेन ऑलराउंडर्स थे, उन्होंने एक बार फिर से महफिल लूटी। मिचेल स्टार्क, तमाम रिकॉर्ड टूटे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज 25 करोड़ का हिस्सा उन्होंने छुआ और थोड़ा सा पीछे रहते हुए 24 करोड़ 75 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको अपने खेमे में लिया है। दूसरी बड़ी कामयाबी हर्षल पटेल को मिली, जो भारत से जिनका ताल्लुक और सबसे महंगी खिलाड़ियों में से एक, 11 करोड़ 75 लाख के आसपास इनको खरीदा गया पंजाब किंग्स की तरफ से, जो किंग्स 11 पंजाब कहलाती थी। डेरिल मिचेल 14 करोड़ में चेन्नई के हाथ में गए। पैट कमिंस हैदराबाद के लिए, जो दूसरा बड़ा नाम मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया का, 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। ट्रेविस हेड हैदराबाद के लिए खेलेंगे 6 करोड़ 80 लाख रुपए में। हैरी ब्रुक 4 करोड़, रोमन पॉवल 7 करोड़ 40 लाख और इसी तरीके से 11 करोड़ की ज्यादा कीमत जो है वो एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज को भी मिली है। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा और बढ़कर आप देखेंगे तो अनकैप्ड प्लेयर्स ने इस बार बाजी मारी है। समीर रिजवी उत्तर प्रदेश के, जो हाल ही में T20 मुकाबला हुआ वहां सेंचुरी लगाई। 20 साल के खिलाड़ी हैं, अंडर 19 से जब बाहर आए तो जबरदस्त परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया। समीर रिजवी जो कि 7 करोड़ के आसपास जो इस बार चले गए हैं, 6 करोड़ 75 लाख रुपए में उनको खरीदा गया है और माना जा रहा कि गुजरात टाइटंस शायद शुभमन गिल के साथ उनको मौका दे सकती है। इसी तरीके से एक और नाम शाहरुख खान, जिनको काफी अंडररेट किया जा रहा था कि इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, पंजाब किंग्स में काफी वक्त तक रहे, बिलाखिर उनको फिर से मौका दिया गया और इस बार वो अपनी पुरानी कीमत जो थी वो रिकॉर्ड्स भी टूटे और एक अच्छी टीम का हिस्सा भी बने। लेकिन सबसे खास बात सैयद तजम्मुल जम्मू कश्मीर के लिए कि कम से कम 4 खिलाड़ी आपको ग्राउंड पर ना सही लेकिन इन ग्रुप्स का हिस्सा जरूर नजर आएंगे, जिनमें कम से कम ये लग रहा है
कि 3 आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा, जो 2 हैदराबाद में और दिल्ली के लिए राशिक सलाम खेलते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी कामयाबी शायद जेकेसीए के लिए, तमाम फ्रेटर्निटी के लिए, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इन प्लेयर्स को बिल्ड करने में और इस लेवल तक पहुंचाने में कोशिशें जारी रखी हैं। बिल्कुल, देखिए हमें इसके बारीक बीनियों को देखना होगा कि जो आलमी कप अभी भी ख़त्म हुआ या उससे पहले जो एशिया कप ख़त्म हुआ, जिसमें लगातार जो है बड़ी बड़ी टीमों में हमने मुमताज़ खिलाड़ियों को देखा, लेकिन ये इंडियन प्रीमियर लीग भी अब की बार बैटिंग के लिए पैराडाइज होगा। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे फास्ट बॉलर जो है इस वक्त टीम में है, मिचेल स्टार्क, उन्हें सबसे ज़्यादा कीमत लगाकर तकरीबन 25 करोड़ के आसपास में ख़रीदा गया। हालांकि पैट कमिंस जो कि कप्तान है, जिन्होंने अभी अभी आलमी कप ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की सरजमीन से लाया, शायद उम्मीद थी कि उन्हें शायद पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन 20 करोड़ के आसपास में उनकी कीमत तय हुई। लेकिन जिस वक्त आखिरी लम्हात में जब शाहरुख खान की टीम KKR ने पैट कमिंस को खरीदने के लिए जदोजहद तवील की और 25 करोड़ तक ये प्राइस जो है, बेस प्राइस 2 करोड़ से 25 करोड़ तक गया। गालिबन इसका मतलब है कि बैटिंग विकेट पे आपके पास बासलाहियत फास्ट बॉलर हूं, और वो फास्ट बॉलर हूं जिन्हें तीनों फॉर्मेट्स का तजुर्बा हो, T20, टेस्ट मैच और उसके बाद ODIs का। इसी तरह से जब आप बैटिंग लाइनअप पे आ जाते हैं तो हैरी ब्रूक, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जबरदस्त और खूबसूरत इनिंग खेलने में गुज़श्ता हफ्ते ही कामयाब हुए थे। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के उभरते हुए ओपनिंग बैट्समैन जो गुज़श्ता एक हफ्ते से जलवा अफरोज हुए, और इसी तरह से वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर और भारत के फास्ट बॉलरों में लगातार ये अब राय जाहिर की जाती है कि डेड विकेट्स पर, जहां मुंबई के बाद आप बाकी स्टेट्स में जाएंगे तो विकेटें इतनी स्लो है, यहां पर आपको फास्ट बॉलर का बेस प्राइस बढ़ाकर 2 करोड़ से 25, 2 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में लाकर इस इंडियन प्रीमियर लीग में थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करनी होगी। जिस मैक्सवेल ने 200 रन की इनिंग खेली, जिस शुभम गिल ने अपने इब्तिदाई वक्त में ही सेंचुरियों के अंबार लगाए, गालिबन ये आने वाले वक्त में बड़े स्क्रीन पे हमें नजर आएंगे। और लेकिन एक चीज जो हमें अभी भी समझ में आती है, जिस पर फोकस करना पड़ेगा जेकेसीए को, वो ये है, ये 4 खिलाड़ी हैं। हालांकि चारों का ताल्लुक इत्तेफाक से जम्मू से ही है और कुलगाम से एक खिलाड़ी का ताल्लुक है राशिक का, और राशिक का काफी जदोजहद, काफी क्रिटिसिज्म के बाद दोबारा टीम में जगह बनाने में कामयाब हुई। दोबारा राब्ता होगा तो इस खबर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे अभी भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक लेवल पर अच्छी भी रही हैं, लेकिन शायद स्किल्स का फर्क है। जब आप इतने बड़े लेवल पे जाते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग जैसे एक प्रेस्टिजियस लीग का हिस्सा बनते हैं, तो काफी मुश्किलात भी वहां पर आती हैं। फिर भी वहां पर जो जगह बनाते हैं, ये बड़ी कामयाबी जेकेसीए के लिए, उन कोचेस के लिए, ट्रेनर्स के लिए। अगरचे इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का बाकी हिस्सों में है, एक आधा स्टेडियम को छोड़कर, लेकिन फिर भी तैयारियां बहुत अच्छे से करते हैं और इस लेवल पर पहुंचते हैं। इसके लिए उन तमाम लोगों को, कोचेस को, ट्रेनर्स को, स्टाफ मेंबर्स को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। खेल के मैदान से आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर आपको बताएंगे। आज एक और बड़े अहम तरीन मंसूबे पर सबकी नजर है, और वो है रेल मंसूबा। जो आप जानते हैं, जम्मू को कश्मीर के साथ या मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर को जोड़ने की एक कोशिश है। जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, उसमें एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है, और वो पेशरफ्त यह है कि एक टनल जो कि कटरा के आसपास कंप्लीट हो रहा है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं, सरकारी ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की है कि जो शुमाली रेलवे की तरफ से काम चलाया जा रहा है, कटरा में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, ये जो प्रोजेक्ट है टनल में एक अहम पेशरफ्त हासिल करने जा रहा है। और आज जो जानकारी मिली है, इस टनल का ब्रेक थ्रू जिसका प्रोजेक्ट है, या आप कह सकते हैं सुरंग का एक एरिया से शुरू करना और दूसरे एरिया में खत्मा होना, ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ पूरे प्रोजेक्ट में सुरंग की तमाम जो खुदाई है वो मुकम्मल हो जाएगी। यानी जितने भी टनल्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए थे, जितनी सुरंगें अभी तक खोदी जा रही थी, उनका जो अर्थ कटिंग का काम था उसको मुकम्मल कर लिया गया है और ब्रेक थ्रू आज एक बड़ा मिलने जा रहा है। इस बीच जो सरकारी ज़राए से तफसीलात मिली हैं कि कटरा में वाक़ा प्रोजेक्ट की जो सुरंग T1 है, वो एक बड़ी चैलेंजिंग टनल मानी जा रही थी। पहाड़ी सिलसिला भी है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा मौसम की वजह से भी आती रहीं। ऐसा माहौल था कि यहाँ पर कटिंग के दौरान कई मरतबा कई लोग ज़ख्मी भी हुए, इस तरह की इतलात मिली। लेकिन अब ये पहला ऐसा मौका है जब ये एक तरह से मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको कहा जाता है MBT, जहाँ से ये रास्ता गुजरता है, हिमालय इलाके में है, और एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जहाँ पर पहाड़ी सिलसिले में कई तरह की जदीद मशीनरी भी कई बार फेल हो जाती है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट अपने आप में।
अब जो कश्मीर बहुत जल्द ट्रेन पहुंचाने का या रेलवे इस मंसूबे को मुकम्मल करने का ख्वाब देखा जा रहा था, होप सो वो सारी चीजें मार्च अप्रैल से पहले पहले मुकम्मल हो। हालांकि डेडलाइन जन 24 थी, लेकिन शायद उस पर ना जा सके। मगर कटरा में T1 टनल मुकम्मल होना एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा बनिहाल सेक्शन में या कुछ एक जो आप मेहाड़ की एरिया में कुछ टनल्स को बंद किया गया है, उनका रेलवे लिंक से लेना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वाली टनल्स हैं जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़ती है, जहां से बाईपास करने की कोशिश थी ताकि स्टोन शूटिंग से बचा जाए, बार बार ट्रैफिक हॉल्ट होता है उससे बचा जाए। लेकिन ये जो मंसूबा है ये रेलवे लिंक है, जिसके जरिए ट्रेन कटरा और उधमपुर तक तो जाती है, लेकिन वहां से आगे कश्मीर जाने का काम होगा। और उस मंसूबे में एक अहम पेशरफ्त आज देखी जा रही है कटरा के अंदर, जहां पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये काम मुकम्मल होने के बाद कश्मीर तक ये ट्रेन पहुंचने में या पहुंचाने में और भी आसानी होगी। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज मिलेगा, इस पर दिन में आपको जरूर अपडेट करेंगे। कटरा का T1 टनल है जो श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का या उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक का हिस्सा ही है। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे, सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। बात जरा पुलिस हुकाम की भी करते हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से भी अब तक कोशिशें की जाती रही, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ चलाती जा रही हैं। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 24 घंटों में कैसे हुई हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्टली मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे या फिर मिलिटेंट्स थे या किसी न किसी तरीके से मुआवनत कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों पर न सिर्फ इल्जामात लगे बल्कि उनके शवाहिद भी पुलिस ने या जो एविडेंसेस थे वो कंप्लीट किए और इस कार्रवाई को पुलिस की जानिब से जारी रखा गया। गांदरबल के अंदर पुलिस ने देर शाम एक कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान 5 मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क की गई और ये कहा जाता है पुलिस बयान के मुताबिक ये तमाम के तमाम 5 मिलिटेंट जो हैं ये पाकिस्तान में मुकीम है मौजूदा वक्त में। गांदरबल पुलिस जो काफी वक्त से इस तरह के कामों में लगी थी, कंगन के अंदर भी पिछले दिनों कार्रवाइयां हुई और कहा जा रहा है कि CRPC की सेक्शन 82 और गवर्नमेंट ऑर्डर ज़ेरे नंबर 12/GBL/DM जिसके तहत पुलिस ने 5 इश्तिहारी मुजरिमों की जो गैर मनकुला जायदाद थी उसको जब्त कर लिया है और इन 5 इश्तिहारी मुजरिम हथियारों की तरबियत हासिल करने की खातिर पाकिस्तान में चले गए। वहां ये मुकीम है। FIR नंबर 120/2009 जो मुतलका दफात हैं 2-3 एक्ट CRPC की 83 सेक्शन के तहत और कहा जाता है कि ये तमाम के तमाम पुलिस को मतलूब थे और इन 5 लोगों के नाम जो बताए गए हैं इनका कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीनें थी वो गांदरबल के अंदर थी और इन 5 लोगों पर अब तक कार्रवाई चलती रही। मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ नसीम, इसके अलावा चौंटीवाली वार का ये रहने वाला है और दूसरा नाम बशीर अहमद सनफ अब्दुल करीम, ये भी चोटवाली वार का है वटलार का और तीसरा नाम जो इसी इलाके का है वो है मोहम्मद रफ़ीक, इसी एरिया से मोहम्मद सखी सनफ मोहम्मद यूनस शाह और 5वां नाम इसी इलाके से हिलाल अहमद कस्बा लार से ये ताल्लुक़ रखता है और हिलाल अहमद समेत ये जो 5 लोग हैं इन पर इल्ज़ाम है कि इन तमाम लोगों के अलग अलग जगहों पर जो खसरा नंबर हैं वो भी मेंशन किए गए हैं, डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दी गई हैं और 2 तरह के लोगों के खिलाफ, एक तो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व उनके मुआवनीन या फिर दूसरी फहरिस्त जो है तो तैयार की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंशियात मुखालिफ कैंपेन चली है, जम्मू के अंदर भी एक फहरिस्त तैयार हो रही है कि जो इस वक्त जेलों के अंदर बंद मंशियात फरोश हैं उनकी कितनी ज़मीन कहाँ पर है, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई मजीद तेज़ की जाएगी। सिर्फ फहरिस्त तैयार करने के बाद एक्शन ज़मीन पर होगा। तो ये अलग अलग जगहों के अंदर होने वाली कार्रवाइयों का एक हिस्सा गांदरबल के अंदर भी 5 मजीद लोगों की जो पाकिस्तान में हैं, पुलिस बयान के मुताबिक ज़मीनें यहाँ पर थी और हथियारों की तरबियत फराहम करने के लिए हासिल करने के लिए चले गए और उसके बाद बदअमनी का एक तरह से इनको सबब भी ठहराया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल ज़िले से जहाँ पर कार्रवाई हुई बोर्ड चस्पा कर दिए गए, जो जायदाद थी उसको कुर्क करने की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। पुलिस हुकाम की इस खबर के बाद सीधा चलेंगे, बात जरा स्कैम्स की भी करेंगे। कल मुकम्मल तफसीलात गुलिस्तान न्यूज़ पर आपने देखा, प्रोग्राम में आपने उन तमाम लोगों की बात भी सुनी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर कल ज़्यादा इल्ज़ामात लगे, एहतजाजी मुजाहिरे हुए, ये सारे मामलात सामने आए। लेकिन इस पर और गहराई के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग जो अभी भी लापरवाही बरतते हैं, कहीं पर भी शुरुआत में हमने कहा कि पैसा जमा कर देना या इन्वेस्टमेंट करना आंखें बंद करके, और यही 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों लोगों के साथ हुआ। 60 करोड़ के करीब रकम जो है वो लोगों की एक बार फिर उनसे ठगा गया, ये पैसा उनसे लिया गया। मुकम्मल तफसीलात इस स्कैम के रिलेटेड बताएंगे सैयद तजम्मुल, क्योंकि वो कल प्रोग्राम भी कर रहे थे
और उन तमाम लोगों से भी बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। इस पर और भी डिटेल्स देंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और कंपनी जिस पर पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा इल्जामात लगे, और ये जो जालसाजों का एक गिरोह है ये पूरे सूबे के अंदर, वादी कश्मीर में और जम्मू के अंदर सरगर्म है, और लोगों से ये पैसे ऐंठने वाली जो कंपनी है उसका दफ्तर तो सील किया गया, वो भी आप तस्वीरें देखेंगे। मगर इन सब के दरमियान तहकीकात बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि कई और लोग सामने आए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शहरियों से तकरीबन ये जो 59 करोड़ रुपए हैं वो इस कंपनी की तरफ से लिया गया, या जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और पता चलता है कि अचानक से ये कंपनी बंद हो जाती है और इसके साथ काम करने वाले मुलाजमीन थे। नॉर्थ टू साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर कहा जाता है कुछ इनके दफातर थे, और कल जब छापा पड़ा मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आंसू बहाते हुए या परेशान नजर आए। ये सारी सूरत हाल उस वक्त बनी जब कुछ लोगों ने एहतजाज किया, एक खातून भी उनमें शामिल थी जिनने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए, और कुछ नामवर लोग, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों के अपील के बाद इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। ये सारा कम्युनिकेशन जो है वो इस कंपनी क्यूरेटिव सर्वे जिसका नाम है इसके थ्रू हुआ है। जरा एक तरफ आपको साउंड बाइट भी सुनाएंगे, थोड़ा सा आपको मामला यहां से समझ आ जाएगा, बाकी मैक्सिमम चीजें आपने देखी है, लेकिन इस वाकये से या कल जो आपके सामने खबर रखी थी, सबक लेने की कैसे हम सबको जरूरत है, और उन तमाम लोगों को जो लालच में आकर 10 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 4 दिन में आप जितना पैसा जमा कराएंगे 4 दिन में उसका डबल हो जाएगा। ये जो एक नया सिलसिला चल पड़ा है लूटने का, इससे बचना कैसे है, थोड़ा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात सुनिएगा जरा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 लाख हमने इन्वेस्ट इसमें किए हैं, की जाती थी। इसमें हमें थोड़े से पैसे आए भी, जैसे 15 डेज के बाद 1500 रुपीज आते थे, हमें आए हैं वो। पहले हमने 5000 की करवाई थी, फिर हमने 5 लाख इसमें इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ दिन ही हुए तो आज सुबह हमने जो वीडियो देखा, हम यहाँ पे आए, हमने सोबिया जी और इफ़त जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया, जबकि सोबिया ने अपना फोन स्विच ऑफ रखा। को कोई लड़का है, उन्होंने वीडियो दिया था कि ये स्कैम है, तो हमने सोबिया को यहाँ आके बोला कि सोबिया जी ये स्कैम है, उन्होंने बोला नहीं ये स्कैम नहीं। हाँ बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ये थे। आपका कितना इन्वेस्टमेंट? 5 लाख हमारी पूरी फैमिली। देखकर आप इंस्पायर हो गए? इनका क्या नाम है, इदरीस मीर। वो आपने भी इदरीस मीर? हाँ हाँ, इदरीस मीर का वीडियो देख के ही हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। डिलीट किया है, कुछ भी नहीं डिलीट किया है। अब हम उसके घर जाएंगे। 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है आपका? हाँ, उन्हीं के। इदरीस मीर ने तब बोला था कि मैं जीरो था, मेरे पास कोई भी घर नहीं था, मैं मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, पेमेंट की थी, ऑनलाइन थी, अभी कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रेशन की बात, इदरीस मीर ने कहा था कि मैं भी गरीब था, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, आज देखो मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, तब जाके हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया। आपने प्रवोक किया कि जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भी बनो अभी। अब क्या कहना चाहते हैं? साइबर पुलिस गए आप? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग यहीं पे थे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी मीडिया के साथ ही। अभी हम सोबिया के घर गए, उन्होंने बोला वो हमारी बच्चियां जो है वो बाहर चली गई है मुंबई, ये कंपनी ही बाहर गई है, यहाँ पे कोई नहीं है। हमने उनके फादर से भी बात की, लेकिन उन्होंने वहाँ पे थोड़ी हमारे से बदतमीजी की, जबकि उनको तकरीबन कितने लोग जुड़े हमारे। चलिए, ये वो लोग हैं जो इल्जामात लगा रहे थे। इसके बाद जिनका नाम लिया जा रहा उन लोगों से भी हमने बात की, और तो ये जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा था उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, और FIR नंबर 39/2023 अंडर सेक्शन 66D IT एक्ट के तहत और 420 इंडियन पेनल कोड के तहत जो कार्रवाई शुरू होगी वो इन मुतलका दफात के तहत होगी। इल्ज़ाम यह है कि पैसा लेते वक्त या जब इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे थे तो कहा गया कि 10 से 15 दिनों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। फैसल रियाज भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, सैयद तजम्मुल साहब भी हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल साहब, कल आपने इदरीस मीर से भी बात की थी, ज़रा उनका क्या ऑफिशियल वर्जन था वो भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, ये मामलात जो शुरू हुए इसमें सिर्फ उन लोगों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए जो लोग इसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, और मैक्सिमम लोग बाज़ाब्ता इसका जो एक रूल होता है, कुछ कवायद होते हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट है या फिर पेड प्रमोशन है उसका आप स्क्रीन पर चीज़ें मेंशन करते हैं, और वो सब होने के बावजूद भी पढ़े लिखे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, और 60 करोड़ के आसपास जो लोग गया है ये सारे के सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास जमा पूंजी अच्छी थी, और उसके बाद जाकर सिर्फ किसी एक नाम के साथ जोड़कर इस पूरे केस को खत्म करना, ये ऐसा मानकर हम चलें कि दोनों साइड से गलतियां हुई हैं और बहुत बड़ी गलती है।
देखिए, जिस तरह से इस क्रिएटिव कंपनी के साथ जो लोग मुंसलिक थे, एक दफ्तर खोला जाता है करण नगर में, किसी और जगह भी दफ्तर खोले जाते हैं और किसी न किसी तरीके से जो है आम लोगों को जो इन्वेस्टर होंगे उनके फ़ायदे की बात की गई हो, क्योंकि कंपनी लॉ में बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन दर्ज होते हैं कि जब आप कोई कंपनी खोलते हैं, ये कोई आम कंपनी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दिक्कत यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपका साल का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, उसमें आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से जब ये कंपनी रजिस्टर की गई है और जिसके बाद इनके कागजात वगैरह तैयार हुए, तो कश्मीर आते आते कहते हैं कि यहाँ आप कोई छोटा अस्पताल भी खोलेंगे, कोई भी चीज़ खोलेंगे, वो चलना तय है। यहाँ लोग जो हैं बड़े मुखलिस हैं, लोग एक दूसरे पर यकीन करते हैं, हमारी बातों पे यकीन करते हैं और शहरियों से जिस तरह से 60 करोड़ के करीब रुपया जो है वो वसूल किया गया और ये बताया गया कि आपको 15 दिनों में अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे सर्वे के इस क्रिएटिव सर्वे में, तो आपको 15 दिनों के अंदर 3 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आपको 6 लाख मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी न किसी तरीके से उस झांसे में आए और उसके बाद जब इन खवातीन ने एहतजाज किया, बच्चों को लेकर करण नगर में ऑफिस जाने की कोशिश की, वहां पे ताला पाया। लेबर कमिश्नर और कंपनी रजिस्ट्रार एक्ट में जो बातें की गई है कि कंपनी का दफ्तर जब आज खुद मुकफ़ल हो जाएगा, सील हो जाएगा, उसके बाद क्या कानून करेगा। और कानून की व्यवस्था में आपने जिस तरह से कहा कि एफआईआर नंबर भी दर्ज है और एफआईआर कर दी गई है, इस कंपनी के दफ्तर मुकफ़ल पाए गए। लेकिन इदरीस मीर और उसके बाद यावर वानी, ये वो 2 इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दहाइयों से जो हैं बड़े उभर गए और पूरे जौबन पे हैं। लेकिन जिस तरह से उनका नाम लिया जाता है कि उनके वीडियोस को फॉलो करने के बाद आपने एक रेफरेंस के तौर पर इस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट किया, यानी जब आपने इन्वेस्टमेंट किया इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि आपने भरोसा किया उन यूट्यूबर्स पर, उन इन्फ्लुएंसर्स पर जिन्होंने ये रेफरेंस दिया कि हम भी इसी कंपनी के साथ वाबस्ता हैं। और वीडियो में आपको 2 तरह के मतन मिलेंगे, एक ये कि आप प्रमोट कर रहे हैं फलानी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपकी रकम 15 दिनों के अंदर दोगुनी हो जाएगी। ये कोई आम मुहावरा है कि आप इसका हक रख सकते हैं, इसका इख्तियार है। लेकिन जब आप कहेंगे कि आप खुद भी इस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, आपको इस कंपनी ने इतना कुछ ऊपर चढ़ा दिया, इसका गालिबन मतलब यह है कि आप दूसरों को जज्बाती तौर पर, इनफरादी तौर पर, इंसानी तौर पर तमाम जाविये जो आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करके आप किसी न किसी तरीके से उनको भी इस बिजनेस में लाने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। नंबर 1, क्योंकि यावर से मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन इदरीस से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक 15-18 हज़ार के आसपास में उनका पेड प्रमोशन था, वीडियो प्रमोट करना था। मैंने जीएसटी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने के बाद इसको एक्सेप्ट किया और दस्तखत करने के बाद एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर किया, प्रमोट किया, जो कि बाकी लोग भी करते हैं, एंकर पर्सन्स करते हैं, रिपोर्टर्स करते हैं, बाकी लोग भी करते आए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि दावागिरी करना कि इदरीस मीर या यावर ने इन पैसों को हमसे हड़प लिया, हमारी जेबों से पैसा निकाला, बैंकों से निकाला, ये दरअसल सही नहीं है, अबस है, झूठ है, गलत है। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है। एक तरफ आप बेल आउट नहीं कर सकते हैं प्रमोटर्स को, दूसरी तरफ आप उनको 100% गिल्टी भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कानून में जब आप दफात पढ़ते हैं तो कोई शख्स डिस्क्लेमर पहले करता है कि इस चीज का प्रचार करने के लिए उन्हें पैसा दिया गया है और ये चीज मार्केट में बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में होगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद क्योंकि मुतालबा है हमारे साथ में कल पूरे इस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो उनकी नजर इस पर थी। फैसल, ये कार्रवाइयां होंगी, तहकीकात होगी, लेकिन पिछले दिनों नॉर्थ कश्मीर से एक शख्स से 97,000 रुपए इसी तरीके से लिया जाता है। फिर एक खातून आती है जो कहती है कि मैं पुलिस अफसर हूं, एक शख्स से 10,000 रुपए लिए जाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि एक और शख्स आता है जो फर्जी सीबीआई अफसर बना है, खुद के कार्ड्स दिखाता है सबको, हजारों रुपए उनसे लेता है कि मैं आपकी नौकरी लगा दूंगा। फिर कुपवाड़ा का एक केस, गिरफ्तारी केरला के अंदर होती है। कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, परसों वाले में डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड कश्मीर के अंदर हुआ है। कल के केस में डिस्कस किया कि एक बहुत बड़े इदारे की फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है और उस पर कैसे लोगों को लूटने का काम होता है 15 दिसंबर तक, फिर अचानक से वेबसाइट बंद हो जाती है। और कल वो केस जैसे ही खत्म हुआ, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, ये वाला मामला सामने आ गया। और ये तो वो कंपनी बताई जा रही है जिसकी नॉर्थ टू सेंट्रल कश्मीर दफातर मौजूद हैं, जो हमारी जानकारी के मुताबिक हैं।
गलतियां कहां पर हो रही है और सबक कहां से सीखने की जरूरत। एट द एंड हम एक दूसरे पर इल्जामात लगा के इन चीजों से बच तो नहीं सकते ना। बच नहीं सकते। जहाँ तक आपने ऑफिस की बात की, इस तरीके से ये जो ऑफिस है या ये जो कंपनी है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेटअप बनाया था कि आप देखिए जिन्होंने एडवर्टीजमेंट इसका किया, जिन्होंने प्रमोशन किया, वो भी अच्छी तरीके वो भी समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या। उसके बाद जब लोगों ने इस चीज देखी, इसकी एंडोर्समेंट देखी या प्रमोशन इसकी देखी, तो वो कहीं ना कहीं वो भी इस हम कह सकते हैं लालच में ही आ गए। क्योंकि वरना हर एक इंसान इस बात को सबसे पहले सोचेगा क्या किसी सवाल का जवाब देने के बाद पैसा मिलता है। तो ये ऐसी बात है कि जो पहले समझने की जरूरत है। आप खुद ही देखिए, जो ये क्यूरेटिव सर्वे था, इसका प्रोसीजर इस तरीके से पहले अगर आप इस पे आते हैं तो आपको एक आईडी बनानी है। आईडी बनाने के लिए आपको 5,000 रुपए पहले भरने। उसके बाद हर दिन आपको एक क्वेश्चन या रोज मिलेगा, उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जिसके बाद आपको जो है 100 रुपए मिलेगा। लेकिन पहले इन्होंने इस तरीके से सेटअप किया था कि पहला इंस्टॉलमेंट जिसमें 15,000 रुपए कमाए थे या 20,000 रुपए कमाए थे, वो पहला इंस्टॉलमेंट इनको दिया गया। लेकिन फिर जैसे इन्होंने फिर जैसे खेलना स्टार्ट किया, इन्होंने बाकी लोगों को कहा कि आप इसमें कीजिए, इस तरीके से पैसे हम जीते। तो सभी लोगों ने इसमें जो है हिस्सा लिया और उसके बाद जैसे एक बड़ा अमाउंट इस कंपनी के पास आ गया। ये रुकू चक्कर हो गए। करीबन 7 जगहों पे कश्मीर में इनके ऑफिस है और काफी ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। छोटे बच्चों की बात कीजिए, कल मेरे पास करीबन 3-4 कॉल छोटे बच्चों के आए जो कि हॉस्पिटलाइज किए गए थे। उन्होंने भी करीबन 30-40 हजार रुपए उन्होंने अपने घर वालों से लिए थे। स्कॉलरशिप के पैसे उनके पास उन्होंने इसी क्यूरेटिव सर्वे में लगाए थे। तो उसके बाद जब कल उनको पता लगा कि ये फ्रॉड है तो वो हॉस्पिटलाइज किए गए थे। उसके साथ अब कुछ ऐसे भी है जिन्होंने 4 लाख 5 लाख लोन निकाला था और इस पे फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो भी परेशानियों का शिकार है। तो कहीं ना कहीं हम ये इल्जाम सिर्फ उन लोगों पे नहीं लगा सकते जिन्होंने कल इसका एडवर्टीजमेंट किया है। जो लगातार आप देखें किस तरीके से कल मीडिया रिपोर्टिंग हुई, कुछ पर्टिकुलर इंसानों को जो है इसके लिए टारगेट बनाया गया कि इनकी वजह से ये पैसा डंप हुआ है। नहीं, उनके पास क्या है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था कि अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना है तो हमें एडवर्टीजमेंट। तो ये जो क्यूरेटिव सर्वे नाम से ये जो कंपनी है, इसका मालिक कोई है, कहां से इसके साथ इतने मुलाजमीन ज्वाइन किए, इसका बेस क्या है, कैसे ये कश्मीर में काम कर रही है, और एक साल में अगर सब कुछ ठीक रहा, अचानक ये इस हफ्ते कैसे सब कुछ खराब होने लगा, इस पर कोई कम्युनिकेशन आपका किसी कंसर्न से हो पाया है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से आपको पता होगा कि साइबर पुलिस ने एफआईआर भी इसके लिए लॉन्च किया है। जो उसके मालिकान है जो बाहर के हैं वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे पहले मुलाजिमों से बात की, जिनको कुछ लोगों को जॉब दिया, उनको भी पूरी तरीके से पता नहीं था कि ये असल में मसला क्या है। फिलहाल तो साइबर पुलिस ने श्रीनगर में उनका ऑफिस भी बंद किया है, उसमें मोहर लगाई है, उसको बंद किया है। और उसके साथ जो बाकी 7 ऑफिस श्रीनगर में हो, लगभग शायद आज उन ऑफिस पे भी ताला लगाया जाएगा। तो एफआईआर जो है लॉन्च किया गया है, इसमें हम कह सकते हैं जो मुलाजिम थे वो भी कश्मीर के, तो उनको भी पता ही नहीं। जैसे वो कल श्रीनगर ऑफिस में आए, उनको भी पता नहीं था कि ये मसला क्या है। उन्होंने भी कहा हमें नौकरी पे रखा गया था, हमें पैसा दिया जाता, लेकिन अब अचानक से ये लोग भाग गए था, हमें इस हवाले से पता नहीं। ये 2 लोग हैं जो गालिबन साउथ इंडिया के ही है, जिन्होंने जो यहाँ पे आए थे। पहले अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था, लोगों में विश्वास पैदा किया। और उसके बाद जैसी एडवर्टीजमेंट हुआ, कुछ ऐसे यूट्यूबर या ऐसे जो फेसबुक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनका अच्छा इन्फ्लुएंस कश्मीर में रहा, उनके साथ बात की, उनको एडवर्टीजमेंट दिया प्रमोशन करने के लिए। उन्होंने भी हम कह सकते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, उन्होंने भी उस तरीके से एग्जैजरेट किया जिससे लोगों को जो है समझ आया कि ये अच्छा है। तो हम यूट्यूब उनकी ही गलती नहीं है, ये गलती यहाँ पे लोगों की है भी है, क्योंकि उन्होंने आसानी से जो है इस चीज को मान लिया कि सवालों का जवाब देने के बाद हमें पैसा मिलेगा। यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं लोग कहीं ना कहीं लालच में आए थे कि हमें शायद जो है कम मेहनत में हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज में ये लोग जो है फंस गए और वो सारी चीजें लेकर डूबी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि अभी सूरत हाल क्या है। कुल मिलाकर इस कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनका भी आपको अता पता नहीं, जब मुकदमा दर्ज हुआ है होप सो चीजें बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएं, लेकिन फिलहाल अभी तक की अपडेट के मुताबिक अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ के लिए शायद कुछ और लोगों को या एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है, मगर जिन लोगों का पैसा गया है वो अभी भी उन तमाम लोगों पर जो इसको प्रमोट कर रहे थे उन पर ही उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जब बात ये फ्रॉडस्टर्स की या फिर ये संपत्तियों की या पैसे की हो रही है, इससे मुतालिक एक और खबर भी है और इससे बहुत सारे लोगों को सबक सीखने की जरूरत है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको एक खबर बताएंगे और उस मामले पर भी बात करेंगे
जिसने कल से काफी ज्यादा सुर्खियों में जगह बनाई है, रोहिंग्याज के मामले पर अब तक हुआ क्या है, कुछ चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। ब्रेक के उस पार आप हमारे साथ रहेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।